हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइसेंस पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन पी बाई क्यू में फिर से आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे। हमारा जो नेट जीआरएफ का पेपर आ रहा है पॉलिटिकल साइंस जून में, उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मैं ये बात कर चुका था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसी सीरीज में हमने पी वाई क्यू की बात की थी, पॉलिटिकल थियरी की बात की थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात की थी। और हम फिर आगे बढ़ते हुए हमने पॉलिटिकल थॉट और थिंकर की भी बात की थी। तो पॉलिटिकल थॉट और थिंकर पर ये लगभग हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें इससे पहले जो हमने दो वीडियो बना लिए हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट और थिंकर की बात की थी। तो जो इससे पहले हमारी वीडियो है उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप जाके पिछली वीडियो देख लीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। आज का पहला हमारा जो सवाल है वो है कि द इन अर्थशास्त्र हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फाइंड मेंशन। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख मिलता है? 32, 33, 34, 35। तो इसका सही आंसर है 33। क्या आंसर है? सॉरी, सही आंसर क्या है? 34। इसका सही आंसर है 34। राइट। अब देखो थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसने लिखी है। अर्थशास्त्र जो किताब है वो लिखी है बेटा कौटिल्य ने। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। कैसे विचारक हैं? यथार्थवादी विचारक हैं, रियलिस्ट थिंकर हैं। राइट। क्या है? रियलिस्ट थिंकर हैं। और इन्होंने किस राज्य की बात की है? इन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट की बात की है। ऑर्गेनिक स्टेट की बात की है, जैविक राज्य की बात की है। इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने मंडल सिद्धांत भी दिया है। इनका राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के ऑर्गेनिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ये मानते हैं कि राज्य क्या है, एक बॉडी की जैसा होता है और उसके 7 अंग होते हैं। 7 अंग में क्या क्या माना है इन्होंने? कहा है कि अमात्य स्वामी होता है, अमात्य होता है, दुर्ग होता है, जनपद होता है, मित्र होता है, कोष होता है और दंड होता है। तो 7 प्रकार के अंग इन्होंने ऐसे माने हैं। इनका जो मंडल सिद्धांत है, कौटिल्य किताब अर्थशास्त्र में कौटिल्य का ये मंडल सिद्धांत इनका विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। किससे? विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हमने कौटिल्य के बारे में समझ लिए। और सवाल था कि अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख मिलता है। तो सरकार के 34 डिपार्टमेंट्स की बात इसमें की गई है। और जो कौटिल्य है, तो देखिए कौटिल्य की जो ये अर्थशास्त्र है ये जो है 15 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 15। 150 इसमें लेसन है, लेसन। और 180 इसको पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये 15 जो है चैप्टर हैं वो 150 चैप्टर लेसन में डिवाइड है और फिर उनको 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये भी फैक्ट्स आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये बात हुई कौटिल्य के बारे में। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि who of the following flawed Athens to Chalcis in order that the Athenian might not commit a second crime against philosophy। निम्नलिखित में से कौन कैलचिस के लिए या कैलचिस से एथेंस भाग गया ताकि एथेनियन दर्शन के खिलाफ दूसरा अपराध ना कर सकें। अब देखो इसके पीछे एक कहानी है पूरी। क्या कहानी है? कि कैलचिस जो है ये एक जगह है, कैलचिस ये जगह है। और यहाँ पर क्या किया गया था? सुकरात को जहर दे दिया गया था, विषपान दिया गया था। और सुकरात को जो विषपान दिया गया था, जहर दिया गया था, उस पूरे वार्तालाप का उल्लेख जो है वो किससे करता है? क्रिटो से करता है। क्रिटो व्यक्ति था, जब उसको जहर दिया जा रहा है तो उससे कुछ बात करता है। तो क्रिटो एक किताब ही लिखी है, प्लेटो ने लिखी है। और उस क्रिटो का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसकी विषय वस्तु है वो क्या है कि जब सुकरात को जहर दिया जा रहा है तो उस समय का वार्तालाप हमें क्रिटो में मिलता है जो कि प्लेटो ने लिखी है। तो ये वही जगह है कैलोरिस। ठीक है। इसलिए अरस्तु जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अरस्टोटल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु भाग गया था। अरस्तु कैलचिस से कहाँ भाग गया था? कैलचिस से कहाँ भाग गया था? एथेंस भाग गया था। और एथेंस जाके रहने लगा था ताकि क्या है, एथेंस से कहाँ भाग गया था? कैलचिस भाग गया था ताकि ये लोग दूसरा अपराध ना कर सके। देखो थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लो कि सुकरात को जो जहर दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? एथेंस में दिया गया था। और एथेंस से कहाँ भाग गया था? वो कैलचिस। यही लिखा है, एथेंस फॉर कैलचिस। ठीक है। चलो इसका आंसर है हमारा एरिस्टोटल। तीसरा सवाल क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग said ऑफ रूसो ardent upstyle of reason he has done more than most to prepare the way for the age of unreason in which he live। निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा? तर्क के प्रबल प्रेरित उन्होंने अविवेक की आयु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए सबसे अधिक काम किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये सेंटेंस किसने कहा है? तो ये सेंटेंस कहा है हमारा वेपर ने। CL
वेपर इनका पूरा नाम है। तो इस उन्होंने बारे में, रूसो के बारे में वेपर ने ये सेंटेंस कहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। Which one of the following social contract tradition has not been revitalized by the John Rawls in his book A Theory of Justice? कह रहे हैं कि जॉन रॉल्स ने अपनी किताब A Theory of Justice 1971 में, थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपरा को पुनर्जीवित नहीं किया है? किसकी परंपरा को पुनर्जीवित नहीं किया है? तो देखो, जो हमारे जॉन रॉल्स हैं ये जॉन लॉक से रिलेटेड हैं, रूसो से भी रिलेटेड हैं और कांट से भी रिलेटेड है। इन्होंने हॉब्स, क्या हॉब्स, हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इन्होंने अपने में शामिल नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। अब है कि जॉन रॉल्स के बारे में थोड़ा समझ लो कि जॉन रॉल्स की किताब का नाम क्या है। जॉन रॉल्स की किताब का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इनकी दूसरी किताब का नाम क्या है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इन्होंने ये किताबें लिखी और ये एक लिबरल पॉलिटिकल थिंकर है। कैसे? लिबरल पॉलिटिकल थिंकर है। लेकिन लिबरलिज्म के साथ इन्होंने किसको यूज किया? सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को यूज किया, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को यूज किया है। और इन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं, हमारी प्राथमिक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसको? टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या प्रूव करने के लिए कि जो प्राइमरी गुड्स हैं उनका वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी। क्या परिकल्पना की? उन्होंने कहा कि बील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा है, और उस अज्ञानता के पर्दे के पीछे लोग ये समझौता करते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण कैसे होगा। तो प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के लिए जब लोग समझौता कर रहे हैं तो वो क्या है? तार्किक प्राणी है, रेशनल पर्सन है। और रेशनल पर्सन होने के नाते लोग क्या चाहते हैं कि सबसे अधिक, अधिक से अधिक अपना बेनिफिट चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। इसलिए वो एक समझौता करते हैं और 3 नियम बनाते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, 3 जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं उनके, कि सभी लोग स्वतंत्र हैं। सभी लोग स्वतंत्र होने के साथ क्या है कि समाज के जो कमजोर वर्ग, डिफरेंशियल प्रिंसिपल है, समाज के कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए। कुल मिला के यह है उदारवादी सिद्धांत से, क्या जॉन लॉक उदारवादी, सॉरी जॉन रॉल्स उदारवादी सिद्धांत से क्या प्रूफ कर देते हैं? उदारवादी सिद्धांत से वेलफेयर स्टेट को प्रूफ कर देते हैं, वेलफेयर कल्याणकारी राज्य को प्रूफ कर देते हैं, और मानते हैं कि राज्य को इंटरवेंशन करना चाहिए इकोनॉमी में, और राज्य को क्या करना चाहिए? गरीबी दूर करने के लिए भी कार्य करना चाहिए। इनको इगलिटेरियन माना जाता है, इनको क्या माना जाता है? समतावादी विचारक माना जाता है जॉन रॉल्स को। तो ये अपना आंसर हो गया कौन? इन्होंने हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, बाकी इसको नहीं लिया है, बाकी इन तीनों को इन्होंने लिया है। तो आंसर हो जाएगा हॉब्स, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसको नहीं इन्होंने शामिल किया है। चलो अब आ जाओ कि हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर the organizations of civil society to a powerful system of fortresses and earthworks standing behind the state। निम्नलिखित में से कौन है? नागरिक समाज के संगठनों, नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़े दुर्गों और भू कार्यों की शक्तिशाली व्यवस्था से करता है। सवाल कह रहा है कि वो कौन सा राजनीतिक विचारक है जिसने सिविल सोसाइटी, किसकी? सिविल सोसाइटी का जो कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन किया है वो क्या है? पावरफुल सिस्टम ऑफ फोर्ट्रेसेस, मतलब कि किले और अर्थ, किले और अर्थ, किले और अर्थ वर्क से इन्होंने किया है। मिट्टी के दीवारों से किसने इसकी परिकल्पना की है? तो नागरिक समाज की परिकल्पना जो है वो दुर्गों से और मिट्टी के महलों से जो की है वो कौन करेगा? ग्रामसी करेगा, क्योंकि ग्रामसी ऐसा विचारक है जो किसकी बात करता है? सिविल सोसाइटी की बात करता है। सिविल सोसाइटी की सबसे पहली बात कौन करता है? हीगल करता है, हीगल। और उसके बाद जो बात करते हैं वो ग्रामसी करते हैं। ग्रामसी कौन है? ग्रामसी मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं। और कार्ल मार्क्स ने क्या माना था? कार्ल मार्क्स ने केवल ये माना था कि इकोनॉमी डिटरमाइन करती है हमारे सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है, जो पदार्थ मैटर जो है वो डिटरमाइन करता है हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को। लेकिन ग्रामसी ने कहा कि केवल जो है वो इकोनॉमी नहीं डिटरमाइन करती है। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी जो है, हेजेमनी जो होती है आइडियोलॉजी की, वो भी डिटरमाइन करती है हमारे सोचने को, समझने को और हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को। इसलिए इन्होंने कहा कि राज्य के साथ, किसके? आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है। और ये कहते हैं कि अगर हमें पूंजीवाद को हराना है तो हमें सिविल सोसाइटी को मजबूत करना होगा, नागरिक समाज को मजबूत करना होगा। तो इन्होंने कहा कि नागरिक समाज किसने बना लिया है? अभी नागरिक समाज जो बना लिया है वो कैपिटलिस्ट ने बना लिया है, पूंजीपतियों ने बना लिया है। अब कहते हैं कि अगर हमें समाज, पूंजीवाद को खत्म करके समाजवाद लाना है तो हमें नागरिक समाज को मजबूत करना होगा, हमें जो सोशलिस्ट की वैल्यूज हैं उनको समाज में लाना होगा। इसलिए कहते हैं कि नागरिक समाज की तुलना इन्होंने किससे करी है? ऐसे किले से और मिट्टी की दीवारों से की है
जो कि राज्य के पीछे खड़े रहते हैं और राज्य को सहायता प्रदान करते हैं। ये कहा है ग्रामसी ने, एंटोनियो ग्रामसी ने। प्रिजनर नोटबुक इनकी प्रमुख किताब है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड द भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड द एवेंचुअल डिक्टेटरशिप। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्गार का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का ही मार्ग होता है। ये किसने कहा? तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि अगर धर्म जो है भक्ति में है, अगर हम मान लो कि रिलीजन में भक्ति को अपना रहे हैं, भक्ति रिलीजन में है तो ठीक है, वो हमारा साल्वेशन कर सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिक्स में हमने व्यक्ति पूजा पर बल देने लगे तो क्या होगा, हमारी राजनीति का ह्रास हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जानते होंगे, ड्राफ्ट कमेटी के हमारे ये चेयरमैन थे और इन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया है। और देखो अभी थिंकर पे अलग से एक लाऊंगा सिस्टम, पूरी लेक्चर सीरीज, तो उसमें हम हर एक थिंकर को अलग से समझेंगे। अभी अगर यहाँ समझेंगे तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, who said therefore the sword of Brutus is holy, therefore the Bagkanya of Shivaji is of fair fame, therefore the beheading of Charles I is a just dead, therefore the arrow of William Tell is divine। किसने कहा कि ब्रूटस की तलवार जो है पवित्र है, इसलिए शिवाजी का वग्नखा काफी प्रसिद्ध है, इसलिए चार्ल्स का सिर काटना एक उचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य। देखिए स्टेटमेंट जब आ जाते हैं ना हमारे पेपर में तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है कि जब हम पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे होते हैं तो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इन स्टेटमेंट्स को राइटर के साथ पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बीडी सावरकर का है, बीडी सावरकर का है। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट ये लोग पूछते हैं नेट जेआरएफ में बेटा, ये बहुत टफ स्टेटमेंट होते हैं, ये इनके बड़े फेमस स्टेटमेंट होते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट पर सवाल अगर हमें हल करना है तो हमें थिंकर को ठीक से पढ़ना होगा और उस थिंकर के जो बहुत जरूरी स्टेटमेंट हैं वो हमें याद रखने होंगे। बीडी सावरकर ने कौन सी किताब लिखी है? 1857 की, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने किताब लिखी है बीडी सावरकर ने। और बीडी सावरकर क्या है, जो इंडिया हाउस था ब्रिटेन में उसके भी ये अध्यक्ष रहे हैं। चलो अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अर्ली लिबरलिज्म एज पजेसिव लिबरलिज्म? पजेसिव लिबरलिज्म कह रहे हैं किसने किसने प्रारंभिक उदारवाद, प्रारंभिक उदारवाद का मतलब क्या है? नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक उदारवाद को अधिक स्वमत मूलक होता है, स्वमत्व मूलक, हिंदी में सही वर्ड क्या है इसका? स्वमत्व मूलक। पॉजिटिव इंडिविजुअल का मतलब होता है स्वमत्व मूलक व्यक्तिवाद के रूप में वर्णित किया है। एफ.ए. हायेक, सी.बी. मैकफरसन, रॉबर्ट नॉजिक, रॉल्स। तो इसका सही आंसर है सी.बी. मैकफरसन, सी.बी. मैकफरसन। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म इनकी किताब का ही नाम है, सी.बी. मैकफरसन। और सी.बी. मैकफरसन ने जो है वो कहा है कि जो प्रारंभिक व्यक्तिवाद है वो स्वामित्व मूलक व्यक्तिवाद है, क्योंकि ये व्यक्ति पर अधिक बल देते हैं और व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने पर बल देते हैं। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म इन्होंने किताब लिखी है सी.बी. मैकफरसन ने। इसका आंसर होगा हमारा सी.बी. मैकफरसन। अब अगला सवाल हमारा आ गया है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है? थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला सवाल है। पहला सवाल है कि एफ.ए. हायेक पोर्ट्रेड स्टेट इंटरवेंशन एंड कलेक्टिविज्म इवन इन देयर मॉडरेट फॉर्म एज इनएविटेबली लीडिंग टू एन एरोजन ऑफ लिबर्टी। कह रहे हैं कि एफ.ए. हायेक ने राज्य के हस्तक्षेप और सामूहिकता को चित्रित किया, यहाँ तक कि उनके उदारवादी रूपों में अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता के क्षरण के लिए अग्रणी माना है, ठीक है। ही इज सपोर्टर ऑफ लाइसेंस फेयर एंड अपोनेंट ऑफ केनेंशियन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर स्टेट। वह लाइसेंस फेयर का समर्थन और केनेंशियन अर्थशास्त्र और कल्याण की राज्य का विरोधी है। बिल्कुल देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये असर्शन है, और ये क्या है? रीजन है। तो जो असर्शन है उसका रीजन एकदम करेक्ट है क्योंकि देखो इससे पहले जो मैं वीडियो लाया था ना 10 मिनट सीरीज का, एक वीडियो हम ला रहे हैं 10 मिनट सीरीज। क्या ला रहे हैं? 10 मिनट्स सीरीज। 10 मिनट सीरीज में क्या है? 10 मिनट सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि 10 मिनट में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम खत्म करते हैं। इससे पहले जो हमारा 10 मिनट सीरीज में पहला वीडियो था वो लिबरलिज्म था, उदारवाद पर था, और दूसरा किस पर आएगा? समाजवाद पर आएगा। तो जो 10 मिनट सीरीज में लाया था उसमें एफ.ए. हायेक पर हमने एक पूरा ही उसमें बनाया था कि एफ.ए. हायेक जो है वो क्या है? नियो क्लासिकल लिबरलिस्ट थिंकर हैं।
या इन्हें क्या कह सकते हैं, नियो लिबरलिस्ट कह सकते हैं, कंटेम्पररी लिबरलिस्ट कह सकते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म भी कह सकते हैं। जो भी न्यू क्लासिकल लिबरलिस्ट थिंकर होता है वो क्या करता है, रोलिंग बैक, द रोल ऑफ स्टेट के रोलिंग बैक की बात करता है, मिनिमल स्टेट की बात करता है। तो ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं कि राज्य की हैसियत सामूहिकता को चित्रित किया है कि स्वतंत्रता के क्षरण के लिए है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने किताब भी लिखी है, एफ ए है कि नहीं, कौन सी किताब लिखी है, एफ ए है की किताब जो है वो बड़ी फेमस किताब है, ठीक है, रोड टू सर्फडम इन्होंने लिखा है कि कैसे दास्ता की हम और चले जाते हैं, और इसलिए इन्होंने कहा है कि अनिवार्य रूप से क्षरण माना है। बिल्कुल सही बात है, पहला इसमें समर्थन करते हैं कि कल इस इन्होंने जो ये बात कही है, दूसरी वाली बात इसी बात का समर्थन कर रही है। ये मानते हैं कि राज्य का जो इंटरवेंशन है, जो कलेक्टिविज्म है, वो स्वतंत्रता को क्या कर देता है, कम कर देता है क्योंकि ये क्या करते हैं, लेसिस फेयर की पॉलिसी का समर्थन करते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो बोथ ए और आर जो ट्रू है, और आर इज करेक्टली जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, करेक्ट। चलो दूसरे तरफ आ जाओ। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहे हैं कि मार्क्स ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड साइंस, मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान के बीच अंतर किया, ठीक है, सही है। नेपोलियन denounced आइडियोलॉजी एज क्लाउडी मेटाफिजिक्स दैट इग्नोर्ड हिस्ट्री एंड रियलिटी, ठीक है, नेपोलियन ने विचारधारा को अस्पष्ट तत्व मीमांसा माना है। डी ट्रेसी क्वेंट द टर्म आइडियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है, डी ट्रेसी ने विचारधारा शब्द गढ़ा है। डैनियल वेल टॉक द आइडियोलॉजी विदाउट एन एंड, डैनियल वेल ने विचारधारा के अंत की बात की नहीं, इन्होंने तो विचारधारा के अंत की बात की है, बिना अंत के नहीं, इन्होंने विचारधारा के अंत की बात की है। तो ये वाला जो है वो सत्य नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चौथा हो जाएगा, बाकी तीनों बातें जो है वो सही है। चलो विचारधारा पर एक वीडियो अलग से लाएंगे, क्योंकि विचारधारा से बहुत सवाल आते हैं। ठीक, अगला सवाल, फॉर होम आइडियाज एंड नॉट द मटेरियल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन आर द इफेक्टिव कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। कह रहे हैं कि किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए उत्पादन की भौतिक परिस्थितियां नहीं, विचार क्रांति का प्रभावी कारण है। तो ये कहा है बेटा लेनिन ने थोड़ा सा सुधार किया था, किसमें, मार्क्सिज्म में सुधार किया था लेनिन ने। कार्ल मार्क्स क्या, उत्पादन भौतिक विचार, कार्ल मार्क्स ने विचार को नहीं माना, कार्ल मार्क्स ने क्या माना, उत्पादन की भौतिक परिस्थितियों को ही माना था। लेकिन इन्होंने विचार को भी स्वीकार किया है कि इसके लिए क्या है, क्रांति का प्रभावी कारण हो सकता है। वो कौन है, हमारे लेनिन। लेनिन ने क्या किया था, क्रांति करी थी रूस में, यूएसएसआर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, प्लेटो के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, इज फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है, इज फॉल्स, याद रखना है, क्या पूछा है, असत्य पूछा है प्लेटो के बारे में। कह रहे हैं डिवीजन ऑफ फंक्शन डज नॉट रेस्ट ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड, कार्यों का विभाजन कौशल के अंतर पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो इन्होंने एक ही बात, पहली वाला स्टेटमेंट अगर पढ़ के ही हम देखेंगे तो यही गलत हो गया, आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। कार्यों का विभाजन कौशल के अंतर पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल करता है। प्लेटो कहते हैं कि कार्यों का विभाजन समाज में कैसा होना चाहिए, कौशल के आधार पर होना चाहिए। व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व होते हैं, ठीक है, बुद्धि होती है, साहस होता है और उत्पादन होता है। कहते हैं जिसमें बुद्धि है वो क्या कर ले, वो राजा बन जाए, जिसमें साहस है वो क्या है, वो क्या बन जाए, वो सैनिक वर्ग में चला जाए, जिसमें उत्पादन वाला गुण है वो क्या करे, जिसमें भूख वाला है वो क्या करे, उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाए। तो कह रहे हैं कि इन गुणों के आधार पर व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। तो कार्यों का विभाजन उन्होंने कौशल के आधार पर ही किया है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी तीन सही है कि राज को व्यक्ति की लिटराज माना है इन्होंने, थेनियन महिलाओं को राजनीति भाग लेने की अनुमति नहीं थी, बात ठीक है। राजनेताओं की अज्ञानता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है, क्योंकि लोकतंत्र को उन्होंने अच्छा शासन नहीं माना है। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब एक निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ द अरिस्टोटल, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ द अरिस्टोटल। कह रहे हैं कि रूल इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में शासन, ठीक है। आ लॉफुल रूल, एक वैध नियम, ये भी ठीक है। आ गवर्नमेंट ऑफ विलिंग सब्जेक्ट, इच्छुक व्यक्तियों की सरकार। इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट, व्यक्तियों की गरिमा के साथ असंगत, ठीक है। अब जब असंगत होगा तो ये तो कॉमन सेंस की भी बात लगा सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, हमारा चौथा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने फिर नहीं अभिव्यक्ति नहीं है पूछा है, इज नॉट पूछते हैं। तो ये नॉट जब पूछते हैं तो इस पर हमें ध्यान देना होता है, अभिव्यक्ति नहीं है, तो अभिव्यक्ति ये वाला नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स आर द एग्जिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरल पावर्स ऑफ द स्टेट। ओके, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व को नोट करता है सबसे पहले। तो ये सबसे पहले ये बात करी थी किसने, सबसे पहले बात करी थी ये लॉक ने,
किसने करी थी? लॉक ने। याद रख लेना, लॉक ने की थी। लॉक ने सबसे पहले राज्य की जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव पावर्स को डिवाइड किया था लॉक। आगे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया ऑफ रूसो, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो को विचार नहीं है? अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल, ये तो बिल्कुल है। साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडल क्यूरियोसिटी, बिल्कुल ठीक है। फिलोसफी इज मेयर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। दर्शन मात्र बौद्धिक कपटपूर्ण, ठीक है। जनरल बिल इज द सम ऑफ टोटल बिल, नहीं, जनरल बिल इज नॉट सम ऑफ द टोटल बिल, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनकी जनरल बिल है वो सभी प्रकार की इच्छाओं का योग नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति की उन्हीं इच्छाओं का योग है जो सामाजिक जीवन के लिए अच्छी हैं, जो सामाजिक जीवन के लिए, जो सामाजिक जीवन के लिए अच्छी हैं। उन्हीं इच्छाओं का योग को इन्होंने जनरल बिल माना है। जनरल बिल सभी प्रकार की इच्छाओं का योग नहीं है, बल्कि जनरल बिल उन्हीं इच्छाओं का योग है जो सामाजिक इच्छाएं हैं, सोशल बिल हैं, और जो समाज के लिए कार्य कर रही हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे जिन पर हमने आज डिस्कशन किया है। तो ऐसे ही फिर मैं आपके साथ एक सीरीज लेकर आऊँगा और हम जुड़े रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।